गुड इवनिंग क्लास। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कंप्लीट किया था और लेजिस्लेचर की शुरुआत कर दी थी। हम लोग पार्ट 5 यानी कि भाग 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनियन यानी कि संघ के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो उसी के आगे जो है स्टार्ट करेंगे। जहां तक हम लोग ने पढ़ लिया था उसके आगे जो है हम लोग चलेंगे। स्क्रीन को कर लेते हैं फटाफट शेयर। मेरी आवाज भी आ रही होगी। चलिए, तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन से स्टार्ट करने वाले हैं। सीएचएसएल की डेट भी आ गई है। डेट कब है, कब से जो है स्टार्ट हो रहा है, जरा बताइए। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। 9 मार्च, ओके। लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, जहां पर हम लोग ने जो है आर्टिकल 79 पढ़ लिया था। और आर्टिकल 79 में जो है हम लोगों ने ये जाना कि भैया देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक जो है हमारे इंडिया में क्या होगा, संसद होगा, जिसमें जो है आपका प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, है ना। लोकसभा को ही हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। देन बेटा आर्टिकल 80 भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आर्टिकल 80 भी पढ़ लिया था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में पढ़ा था कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है ना। जिसमें जो है मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स होती है। इनको अपर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा इसे डिसोल्यूट नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। और जो इनका वोटिंग सिस्टम होता है वो कैसा होता है बेटा, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है आपका होता है ना। ये सब जो है हम लोग ने पढ़ लिया था। और जो सीटों का जो बंटवारा होता है वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है ना। और सेंसस कौन से सेंसस के आधार पर होता है बेटा, तो सेंसस सेंसस 1971 में जो आपका सेंसस आया था उसके आधार पर होता है, ठीक है। और किसी को भी अगर जो है राज्यसभा का जो है मेंबर बनना है या उसके लिए इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करना है, तो कम से कम 10 MLA का जो है इनको समर्थन या सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। उसी के आगे जो है हम लोग चलेंगे अब। स्क्रीन शेयर शो हो रहा है सब में? इसके में मयूरी तुम्हारे में अगर शो नहीं हो रहा तो एक बार बैक करके जो है दोबारा आओ, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, लीव करके दोबारा से जो है एंट्री करो। हम्म, चलिए आ जाएंगे बेटा हम लोग आर्टिकल 81 पे। आर्टिकल 81, और आर्टिकल 81 क्या कहता है बेटा, लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना, ठीक है। लोकसभा की संरचना, और इसी को बेटा क्या कहते हैं, लिखेंगे दिस इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है हमारे पार्लियामेंट, ये हमारे संसद का बेटा निचला सदन होता है या निम्न सदन होता है। और इसके मेंबर्स जो होते हैं बेटा वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, किससे, तो लोगों से। लिखेंगे बेटा इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इट्स मेंबर आर डायरेक्टली elected by पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों से जो है ये आपके डायरेक्टली जो है इलेक्टेड होते हैं लोकसभा से। चलिए, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ना, लोकसभा मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं इन लोकसभा।
मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। 552 मेंबर्स जो है हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से जो है 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बेटा इसमें से 2 मेंबर्स को जो है आंग्ल भारतीयों को क्या करता है, नियुक्त करता है, कौन, प्रेसिडेंट करता है, जिसे अभी जो है क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो नाउ इट इज एंडेड, नाउ इट इज एंडेड, इसे जो है क्या किया गया, इसे जो है एंड कर दिया गया है, ठीक है। और प्रेजेंट की अगर बेटा बात करें तो प्रेजेंटली जो है 545 मेंबर हैं एट प्रेजेंट, 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स इन लोकसभा हैं, लोकसभा में कुल अभी 545 मेंबर्स हैं बेटा, ठीक है। चलिए, यानी कि पहले बेटा 552 हुआ करते थे, दो अब हटा दिया गया है, तो अब जो है मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, तो अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। और इन 550 में से बेटा 530 कहाँ से होंगे, तो 530 जो है आपके स्टेट से होंगे मेंबर्स, और 20 आपके कहाँ से होंगे, तो 20 आपके यूटी से हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो अभी रियलिटी में कितने हैं, 545, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिकल 82 पर आएंगे हम लोग बेटा, ठीक है। एक बार फिर से जो है आप लोग को बता देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक पार्लियामेंट होगा। और आर्टिकल 80 ये कहता है कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, और आर्टिकल 81 जो कहता है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ लोकसभा कहते हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 क्या कहता है, लिखेंगे आफ्टर एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, हर सेंसस के बाद, द सीट्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा रिसीव्ड, द सीट्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा will be rescheduled, ठीक है ना। हर सेंसस के बाद जो है सीट्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा जो है क्या किया जाएगा, रीशेड्यूल किया जाएगा, बट इसे जो है 2026 तक जो है क्या कर दिया गया है, 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है, फ्रीज बोले तो रोक दिया गया है, ठीक है। यानी कि 2026 के बाद का जो सेंसस आएगा, है ना, यानी कि 2031 का जब सेंसस आएगा तो बेटा फिर से जो है लोकसभा और राज्यसभा की क्या होगी, लोकसभा और राज्यसभा की जो है सीटों में जो है चेंज होगा। सारी बात समझ में आप लोग को। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कब किया गया था बेटा, तो ये भी जो है अगर आप लोग जानना चाहो कि ये जो है इसे फ्रीज कब किया गया था, तो इसको फ्रीज किया गया था बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है किया गया था, 2002 में जो है इसे क्या कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था, है ना। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि इस समय जो है सरकार किसकी थी, तो इस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी, नॉट बिहारी,
इट्स विहारी वाजपेयी। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे, आर्टिकल 83। चलिए लिख डालिए बेटा आप लोग आर्टिकल 83। और आर्टिकल 83 जो है क्या करता है, बताता है, तो टर्म ऑफ पार्लियामेंट, टर्म ऑफ पार्लियामेंट, या हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, संसद का कार्यकाल, संसद का कार्यकाल। ठीक है, तो संसद के कार्यकाल की अगर बेटा बात करें, राज्यसभा का कितना होगा बेटा, तो राज्यसभा का होता है 6 साल, इसीलिए इसको बेटा अपर हाउस भी कहते हैं, 6 इयर्स होता है। इसके अलावा बेटा लोकसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 5 इयर्स, 5 इयर्स। और ये कब से जो है स्टार्ट होता है, फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जैसे जो है नई सरकार का पहला सेशन शुरू होता है, बस इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और अगर इमरजेंसी हो बेटा तो इनकी टाइम पीरियड को जो है बढ़ाया जा सकता है, तो एक नोट लिख लो बेटा, नोट करके लिखोगे बेटा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में बेटा इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 इयर्स, इट कैन बी extended for maximum 1 year, 1 साल तक जो है इसे क्या कर सकते हैं बेटा, इंक्रीज कर सकते हैं अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो। ठीक है ना, अब हम लोग बेटा बात करेंगे आर्टिकल 84 की, आर्टिकल 84 की जो है बात करेंगे हम लोग। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 जो है क्या कहता है, आर्टिकल 84 कहता है एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एलिजिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, जो हमारे संसद हैं, संसद के सदस्यों की योग्यताएं, कि भैया कौन जो है कितना योग्य होगा, तो ये बात होगी। ठीक है, तो बेटा कुछ चीजें तो बिल्कुल सेम है कि ये जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा बेटा किसी प्रॉफिट के पद पर नहीं होने चाहिए ना, ये सारी चीजें जो है आपकी हैं। लेकिन ये जो है एज क्राइटेरिया जो है आप लोग को पता होना चाहिए, तो लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है बेटा वो कितनी है, तो वो है 25 इयर्स, 25 इयर्स बेटा। ठीक है, मिनिमम एज कितनी है, 25 इयर्स। और वही अगर हम बेटा राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा की जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, कि भैया कम से कम 30 साल के जो है आप हो जाओ, फिर जो है आना। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 84 बताता है। चलिए आएंगे बेटा आगे की तरफ, कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट में यूज किए जाते हैं। लिखेंगे बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन पार्लियामेंट।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा जो कि हमारे पार्लियामेंट में यूज किए जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो एक टर्म है जिसको जो है बोला जाता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म है जिसको कहते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। सत्रावसान कहते हैं। इसके अलावा बेटा एक टर्म है जिसको कहते हैं डिसोल्यूट। डिसोल्यूट, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? इसी को हिंदी में कहते हैं विघटन। तो बेटा ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म जो है किसमें जो है, किसके टर्म है? तो आर्टिकल 85 के हैं। अब इनके मतलब क्या है बेटा, ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्थगित करना। स्थगित करना, ठीक है। स्थगित करना जो है इसका मतलब होता है, ठीक है ना। और ये कौन करता है बेटा? तो ये स्पीकर करता है। स्थगित का मतलब होता है एंड करना। जैसे मान लो हम क्लास जो है ले रहे हैं और एट द एंड कहते हैं द क्लास इज एडजर्न्ड हियर, यानी कि क्लास जो है अब खत्म किया जाता है। ठीक है। वैसे ही जो है पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसको जब स्थगित करना होता है तो एडजर्नमेंट जो है शब्द यूज होता है। और ये कौन करता है? तो लिखेंगे बेटा डन बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। डन बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है। और ये कब जो है होता है? तो जब बहुत ज्यादा जो है पार्लियामेंट में नारेबाजी होती है। लिखेंगे बेटा व्हेन देयर इज हैवी नारेबाजी। हैवी नारेबाजी, जो बहुत ज्यादा जो है नारेबाजी होती है, तो यहाँ पर बेटा स्पीकर के पास ये राइट होता है कि वो जो है सेशन को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। ठीक है। बाकी बेटा सत्रावसान या प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है कि सत्र कब तक चलेगा, ठीक है ना। सत्र या सेशन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। और ये भी जो है किसके हाथ में होता है? तो ये भी जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है। लिखेंगे बेटा डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ज्यादा द्वारा जो है इसे डिसाइडेड किया जाता है। ठीक है। कि मतलब कितना देर तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये प्रेसिडेंट करता है। और डिसोल्यूट भी जो है कौन कर सकता है इसको, यानी कि विघटन भी कौन कर सकता है? तो बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ही पास जो है ये पावर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट इसको भी। और आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। आर्टिकल 86 पे, 87 और 88 पे आएंगे। ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग का जो है भाग 5 यानी कि वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 5 जिसे हम लोग यूनियन कहते हैं। ठीक है। आते हैं बेटा आर्टिकल 86 पर। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको जरा, चलो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, प्रॉपर चल नहीं रहा है मार्कर। आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 की अगर बेटा बात करें, लिखेंगे बेटा स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है। लिख नहीं पाए थे, कोई बात नहीं, अभी मैं जो है उसको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, तो वहां से लिख लेना। ठीक है। आर्टिकल 86 क्या कहता है? तो प्रेसिडेंट का स्पीच जो पार्लियामेंट में होता है उसके बारे में जो बताता है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 87 की बात करेंगे हम लोग। और आर्टिकल 87 क्या कहता है बेटा? लिखेंगे स्पेशल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। स्पेशल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भी स्पेशल स्पीच देता है बेटा प्रेसिडेंट, वो जो है आर्टिकल 87 में है। और आर्टिकल 88 क्या कहता है? तो आर्टिकल 88
ये कहता है अटॉर्नी जनरल कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में जो है कभी भी जो है ये बैठ सकता है। ठीक है ना, हेडिंग डालोगे बेटा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट या संसद के अधिकारी। ठीक है, और आर्टिकल 89 क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 ये कहता है कि देयर शैल बी अ चेयरमैन, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है बेटा, देयर शैल बी अ चेयरपर्सन and vice chairperson of Rajya Sabha and vice chairperson of Rajya Sabha। राज्यसभा का बेटा चेयरपर्सन और एक वाइस चेयरपर्सन होना चाहिए, यानी कि एक सभापति, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं सभापति। एक सभापति होना चाहिए और एक जो है आपका उप सभापति होना चाहिए। उप सभापति होना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा बेटा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में ही आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। जो वाइस प्रेसिडेंट है बेटा वही आपका क्या कहलाएगा, तो वही आपका एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कहलाएगा। एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का ही जो है ये क्या कहलाता है, राज्यसभा का ही ये पदेन सभापति कहलाता है। ठीक है ना, यही क्या कहलाता है, पदेन सभापति कहलाता है। हालांकि ये जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा का जो है मेंबर नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इट डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन राज्यसभा। ठीक है, इसके पास कोई भी जो है राइट नहीं है राज्यसभा में वोट देने का। वाइस प्रेसिडेंट की बेटा बात कर रहे हैं हम। लिखोगे बेटा आप लोग, he does not have the right to vote, he does not has the right to vote इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो है वोट करने का राइट नहीं है, लेकिन अगर जो है कोई टाई होता है किसी बिल पर, तो जो रिजल्टेंट वोट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। ठीक है, लिखोगे बेटा, बट इन केस ऑफ टाई, बट इन केस ऑफ टाई, इन केस ऑफ टाई ऑन एनी बिल, किसी बिल पर जो है अगर मान लीजिए जो है टाई हो जाता है, तो ही कैन गिव हिज रिजल्टेंट वोट, ही कैन गिव हिज रिजल्टेंट वोट। रिजल्टेंट वोट जो है फिर यही देता है।
आ रही बात समझ में आप लोग को? इसके अलावा बेटा वाइस वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं वही अपने में ही से ही जो है एक मेंबर जो है चुन लेते हैं वाइस चेयरपर्सन की तरह। तो लिखोगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मार्कर चेंज कर देता हूं मैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा elect a vice chairperson among them, elect a vice chairperson among them। ठीक है, तो नोट डाउन जो है कर लीजिए आप लोग और आर्टिकल 90 पे आ जाइए फटाफट। ठीक है, आप लोग को टाइम दिया जाता है पूरा नोट करने का। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, इसको हटा देते हैं और आर्टिकल 90 की बेटा बात कर लेते हैं। आर्टिकल 90 क्या कहता है, लिखेंगे रिमूवल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, रिमूवल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन को जो है रिमूव करेंगे कैसे, ये जो है आर्टिकल 90 में है बेटा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, राज्यसभा के से 14 दिन का जो है नोटिस मिलता है, 14 डेज नोटिस पीरियड दिया जाता है बेटा। 14 दिन का जो है नोटिस पीरियड जो है यहाँ से दिया जाता है, प्लस यहाँ पर जो है रेजिग्नेशन की डिमांड की जाती है, रेजिग्नेशन की डिमांड की जाती है बेटा। ठीक है कि भैया आप दे दीजिए रेजिग्नेशन। ठीक है, अगर वो खुद से दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर नहीं देता है, ठीक है ना, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो ही इज रिमूव्ड बाय राज्यसभा, ही इज रिमूव्ड बाय राज्यसभा इटसेल्फ। तो यानी कि राज्यसभा के लोगों के पास ये पावर, क्योंकि राज्यसभा के ही लोग जो है इसको बनाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो है राज्यसभा के लोगों के पास जो है ये पावर है उसको हटाने का। आधी बात समझ, लेकिन उससे पहले जो है 14 दिन का जो है इसको नोटिस पीरियड दिया जाता है, खुद से कहा जाता है कि भैया रेजिग्नेशन दे दो। ठीक है, जल्दी से जो है मेरे को कोई बताओ कमेंट करके कि वाइस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत जो है इम्पीच किया जाता है, हटाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल। तो जो है इसको जो है आर्टिकल 67 बी के तहत, आर्टिकल 67 बी के तहत जो है क्या किया जाता है, इम्पीच किया जाता है। वेरी गुड जैनब। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 क्या कहता है, आर्टिकल 93 ये कहता है कि देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देयर शैल बी अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो है आपका एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर जो है होना चाहिए।
ये जो है आपका कहता है। और ये दोनों के दोनों जो है, सॉरी राज्यसभा नहीं लोकसभा, थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप लोग सही कर दीजिएगा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। राज्यसभा के तो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होते हैं ना, तो डिप्टी और वाइस जो आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है ना, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर को ही क्या कहते हैं, स्पीकर को ही जो है अध्यक्ष कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को उपाध्यक्ष कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों मेंबर्स होते हैं किसके बेटा, बोथ आर मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के ही जो है क्या होते हैं, दोनों मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, आते हैं बेटा आर्टिकल 94 पे। आर्टिकल 94, जैसे बेटा यहाँ पर आर्टिकल 89 था, उसके बाद जो है 90 जो है क्या था, रिमूवल्स का था। वैसे ही जो है 93 क्या है, स्पीकर और लोक डिप्टी स्पीकर का। फिर जो इनके रिमूवल की बात होगी, लिखेंगे बेटा रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का रिमूवल। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा आपका लोकसभा के अध्यक्ष का जो निलंबर होता है, यहाँ पर बेटा 14 डेज का जो है नोटिस पीरियड दिया जाता है। ठीक है, 14 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है बेटा यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी जो है सेम जो है रेजिग्नेशन की डिमांड जो है की जाती है। ठीक है, और लोकसभा जो है से जो है इसको फिर हटा दिया जाता है। अगर अगर 2/3 जो है मेजोरिटी मिल जाती है लोकसभा की, ठीक है ना, 2/3 जो है मेजोरिटी मिल जाती है, तो बेटा ही कैन बी रिमूव, ही कैन बी रिमूव। ही कैन बी रिमूव, इसे जो है रिमूव किया जा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है, हाँ तो बेटा हुआ है। ठीक है, हुआ है एक बार ऐसा। ठीक है, जीवी मावलंकर एकमात्र ऐसे स्पीकर हैं जिनको जो है इस प्रोसेस से रिमूव किया गया। तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम भी जो है खत्म हो रहा है। लिखोगे बेटा जीवी मावलंकर, मावलंकर, जीवी मावलंकर was only speaker, was only speaker who had been removed by this process, who had been by this process, इस प्रोसेस से जो है रिमूव किया गया। ठीक है, जीवी मावलंकर को ना, आर्टिकल 95 से जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पार्ट 5 में जुडिशरी ऑफ यूनियन। भाग 5 का ही ये पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, संघ की न्यायपालिका। और न्यायपालिका में ही जो है हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन आप लोग को प्रॉपर जो है विजिबल होगी।
चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जुडिशरी ऑफ यूनियन यानी कि संघ की न्यायपालिका जो है शुरू करेंगे, और इसमें आप लोग हेडिंग डालोगे किसके बारे में बेटा? सुप्रीम कोर्ट के बारे में हेडिंग डालोगे। हम्म, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग जुडिशरी ऑफ यूनियन। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? संघ की न्यायपालिका। ठीक है, और ये जो है आर्टिकल आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है हेडिंग डालोगे आप लोग क्या? इसमें आप लोग हेडिंग डालोगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और आर्टिकल 124 ही क्या कहता है बेटा? तो आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, ये आर्टिकल 124 कहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री पे जाएंगे हम लोग। और 1774 में जो है आपका फर्स्ट फर्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर बेटा? तो इन कलकत्ता। कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जिसका चीफ जस्टिस किसे बताया गया था बेटा? इसका चीफ जस्टिस बनाया गया था लॉर्ड एलिजा इम्फे को। इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे को जो है पहला जो है चीफ जस्टिस बनाया गया था, और 3 अदर जजेस भी जो है इसमें थे। 3 अदर जजेस भी इसमें थे। इसके अलावा बेटा 1935 में ही 1935 में आपका सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट किया गया कलकत्ता से दिल्ली। देखेंगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट was shifted from Calcutta to दिल्ली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली जो है शिफ्ट किया गया। इसके बाद बेटा 1937 में ही फेडरल कोर्ट जो है आपका वर्किंग शुरू हुआ। ठीक है, फेडरल कोर्ट स्टार्टेड वर्किंग, मतलब ये जो शिफ्ट किया गया था दिल्ली में, ये काम जो है कब से करना शुरू होता है? 1937 से। तो फेडरल कोर्ट वाज स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, फेडरल कोर्ट जो है आपका काम करना जो है शुरू होता है। हम्म, और आगे चलेंगे बेटा हम लोग। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बेटा बात करें, ये तो आपका जो है इंडिपेंडेंस के पहले की बात है ना? जैसे जो है इंडिपेंडेंस होता है हमारा, तो होता क्या है बेटा?
आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन होती है। फिर से लिखेंगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट वाज इनऑग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। 1950 में जो है इसका इनॉग्रेशन होता है, यानी कि यही जो फेडरल कोर्ट था, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा आपका व्हाट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कहलाएगा, ठीक है। और इसी सुप्रीम कोर्ट का पुनर्गठन किया गया और 1952 से जो है अब ये जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सुप्रीम कोर्ट की वो की गई थी, इनॉग्रेशन की गई थी, वो काम जो है करना शुरू कर दिया बेटा। तो लिखोगे बेटा, लिखोगे कि इट स्टार्टेड वर्किंग, हो गया सबका ये। चैट में आप लोग लिख सकते हो। चलिए हटा रहा हूं इसको। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। तो 1952 से जो है इट स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, यानी कि इसको जो है पुनर्गठन जो है कब किया गया, तो इसका पुनर्गठन किया गया 1952 में, 1952 में जो है किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट के ही जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने, फर्स्ट चीफ जस्टिस बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनका क्या नाम था बेटा, तो उनका नाम था हीरालाल जे केनिया, हीरालाल जे केनिया, हीरालाल जे केनिया थे, ठीक है। इसके अलावा बेटा 7 अदर जजेस को भी जो है अपॉइंट किया गया, 7 अदर जजेस को भी जो है क्या किया गया बेटा, अपॉइंट किया गया। करेंटली अगर बेटा बात करें हम, अभी करेंटली टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। टोटल कितने जो है जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो टोटल है 34 जजेस, ठीक है, जिसमें से जो है एक आपका क्या है, एक आपका चीफ जस्टिस है, और 33 जो है आपके अदर जजेस हैं, 33 अदर जजेस हैं। और अगर अभी अभी अगर हम आपसे पूछें कि अभी जो है हम इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है, जल्दी से बताओ बेटा, इस समय जो है इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है, कमेंट करिए आप लोग, या हैंड रेस कर सकते हैं। देखो कुछ बच्चे तो तुरंत इंटरनेट खोल लिए होंगे। तो इस समय जो है वो है DY चंद्रचूड़, क्या नाम है बेटा इनका, चंद्रचूड़ साहब जो है इस समय वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। और 33 अदर जो है जजेस इस समय है करंटली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। नाउ आते हैं बेटा नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये हम लोगों ने अभी आर्टिकल 124 जो है डिस्कस किया था, अब आर्टिकल 124 का ही क्लॉज 2 जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, आर्टिकल 124 का ही क्लॉज 2 डिस्कस करेंगे।
124 का ही क्लॉज 2 जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या कहता है, ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होंगे बेटा, है ना, वो सारे के सारे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही जो है क्या होंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, और किसकी एडवाइस पे बेटा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो हैं, और इसके अलावा चीफ जस्टिस को भी कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट with an advice of पीएम। पीएम का मतलब क्या है बेटा, प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पे जो है किया जाएगा। ठीक है ना, और अदर जजेस जो होंगे बेटा, अदर जजेस को भी अपॉइंट, देखो क्या, अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन यहाँ पर एडवाइस किसकी लेगा बेटा, पीएम की, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा। और अदर जजेस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के ही द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन किसकी एडवाइस से, तो विद एन एडवाइस ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम, एडवाइस ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा पीएम के एडवाइस पे, और बाकी अदर जजेस को अपॉइंट करता है बेटा सीजेआई के एडवाइस पे। सीजेआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही एडवाइस पे करता है। आ रही बात आप लोग को समझ में? चलिए, अब आते हैं बेटा इसके आर्टिकल 124 क्लॉज 3 पे आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार जो है कमेंट करके बता दो फटाफट। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी कमेंट करें फटाफट। ओके, गुड, शाबाश। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। इसको हटा देते हैं और आर्टिकल, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 पे आते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 3, है ना, और यही जो है बताता है एलिजिबिलिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। एलिजिबिलिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं बेटा, ये जो है बताता है। और क्या है बेटा एलिजिबिलिटीज, लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट तो भाई बहुत कॉमन है, हर जगह जो है लिखा जाता है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा अगर बेटा बात करें, तो एज शुड बी लेस देन 65 ईयर्स। एज शुड बी लेस देन
65 ईयर्स, 65 साल से जो है कम जो है एज होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज हाई कोर्ट जज, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज हाई कोर्ट जज। ठीक है, या फिर और मिनिमम 10 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, और मिनिमम 10 ईयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तब जाकर जो है वो एलिजिबल हो पाता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वो एलिजिबल हो पाता है। चलिए आगे की तरफ जो है चलेंगे हम लोग और बात करेंगे कि एक जो सर्वोच्च न्यायालय है या जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका कोरम क्या होता है या फिर गणपूर्ति क्या होती है। हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा, कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं, इसे ही हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय की क्या बेटा, गणपूर्ति। ठीक है, लिखेंगे बेटा, एक केस हो या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेंच। एक बेंच हो में कम से कम 3 जजेस होने चाहिए। एक केस या एक बेंच में कम से कम 3 जजेस होने चाहिए। समझ गए आप लोग, 3 जजेस जो है होने चाहिए। ठीक है ना, और ये मिनिमम है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट एडवाइस देता है कि नहीं कोई केस ऐसा है जहां पर इससे ज्यादा की नीड है, तो 5 जो है जजेस जो है मिनिमम होने चाहिए। ऑन प्रेसिडेंट एडवाइस, ऑन प्रेसिडेंट एडवाइस मिनिमम 5 जजेस इन आ बेंच। एक बेंच में कम से कम 5 जो है आपके क्या होने चाहिए, आपके जज होने चाहिए अगर प्रेसिडेंट एडवाइस देता है तो। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा एक पॉइंट आप लोग लिखोगे, आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड, आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड, रिटायर होने के बाद अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर, अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है इंडिया में। ठीक है, सेनानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर आप पूछा जाए बेटा कि अब तक की कौन सा केस ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा जो है बेंच में जो है लोग बैठे थे, तो लोग कह रहे हैं जजेस बैठे थे, तो लिखोगे बेटा सबसे ज्यादा अभी तक की जो बेंच बनी है। ठीक है, तो केशव नंदा केस में, इसमें बेटा
केशव नंदा भारती केस में जो है 13 बेंच बनी थी। कितनी बेटा? 13 बेंच बनी थी। समझ गया? तो अभी तक का बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। आर्टिकल 125 पे आएंगे। आर्टिकल 125 पे आएंगे। हटा रहे हैं इसको। आर्टिकल 125 कहता है बेटा अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में जो बताता है, न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों के बारे में जो है ये बताता है। ठीक है, ये इसमें ये कहता है कि भैया इसकी जो है सैलरी इसके टाइम पीरियड में जो है कम नहीं की जा सकती, वेतन में कोई भी कमी नहीं की जाएगी बेटा। समझ में आ रही बात आप लोग को? इसके अलावा बेटा आर्टिकल 126 126 पे क्या कहता है लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ही एब्सेंस में द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज will do his work, will do his work, उसका कार्य ये करेगा। सारी बात समझ में आप लोग को? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इनको कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, तो 2018 तक जो है इनकी सैलरी जो है कितनी थी, तो इनकी सैलरी थी बेटा 1 लाख रुपए। लेकिन अभी जो है नाउ करंट की अगर बेटा बात करें तो सीजेआई की जो है सैलरी कितनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी है 2,80,000, 2,80,000 पर मंथ। ठीक है, और जो जजेस हैं बेटा, अदर जजेस जो हैं, अदर जजेस की जो सैलरी है वो कितनी है बेटा, तो वो है 2.5 लाख पर मंथ, 2.5 लाख पर मंथ। समझ रहे हो बेटा? पैसा ही पैसा है। लिख लीजिए बेटा फटाफट आप लोग। तो ये जो है आर्टिकल 125 और आर्टिकल 126 कहता है ना। अब हम लोग बेटा बात करेंगे कि कैसे जो है एडहॉक जजेस या जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है नियुक्ति कैसे की जाती है, इन्हीं को टेम्परेरी जज कहते हैं। तो एक हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ठीक है, और एडहॉक जजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पोरेरी जजेस, या इन्हीं को जो है आप लोग क्या कह सकते हो, अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो कि ये जो है इनको कौन जो है नियुक्त करता है, तो अपॉइंटेड बाय सीजेआई, अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
सीजेआई के द्वारा जो है इसको अपॉइंट किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल बेटा 127, 128। ठीक है, इनके बारे में भी जो है चर्चा हम लोग करेंगे बेटा, चर्चा। समझ गया। और चर्चा उन्हीं की होती है बेटा जो दूसरों से कुछ अलग काम करते हैं बेटा, है ना। जो 90% जनता से हट के काम करते हैं, जो 5 से 10% लोगों में आते हैं, चर्चा तो उन्हीं की होती है। तो कुछ ऐसा काम करिए बेटा कि आपकी भी चर्चा हो, है ना, और आपकी भी तारीफें की जाए बेटा दूसरी जगह पर। आर्टिकल 127 क्या कहता है बेटा, लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज का हाई कोर्ट में नियुक्ति ही जो है आपका आर्टिकल 127 बताता है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 128 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज इन सुप्रीम कोर्ट। कोई जो रिटायर्ड जज होता है उसको भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है। लिखेंगे बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये कहता है। तो ये था बेटा एडहॉक जजेस के बारे में, और आर्टिकल 128 और आर्टिकल 127 ये दोनों जो है इस पर वर्क करते हैं, इस पर कार्य करते हैं ना। बात करेंगे किसकी बेटा, आर्टिकल 129 की, आर्टिकल 130 की, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए फटाफट। चलिए आ जाइए बेटा आर्टिकल 129 पे। और आर्टिकल 129 क्या कहता है, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल हाई कोर्ट, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल हाई कोर्ट to follow its decisions, to follow its decisions। ठीक है, तो ये बेटा हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे बेटा उसको जो है मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 129 कहता है ना। आर्टिकल 130 की अगर बेटा बात करें हम, तो ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट शुड ऑलवेज बी, सुप्रीम कोर्ट should always be in national capital, in national capital, national capital or near the president's office, or near the president's office। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका किस कहाँ पर होना चाहिए बेटा, तो ना हमारे कैपिटल में होना चाहिए। जैसे हमारी कैपिटल क्या है बेटा, दिल्ली। और जल्दी से जरा बताओ बेटा, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, उसकी घोषणा कब की गई थी, और उसे बनाया कब गया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो बेटा एक कमेंट आया, बोलो।
जब पार्टीशन हुआ था? नहीं। तो बेटा दिल्ली जो है, दिल्ली को जो है भारत की राजधानी 1911 में जो है क्या किया गया था बेटा, इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। और 1912 से जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। 1912 से जो है दिल्ली भारत की क्या है, दिल्ली भारत की राजधानी है। समझ गए आप लोग? हम्म, चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे बेटा। आगे की तरफ जो है मूव ऑन कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फ्रीडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या जो है फ्रीडम है उसकी बात करेंगे। फिर आर्टिकल 132, आर्टिकल 136, 137, 138 ऐसे करते हुए जो है हम लोग आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे जो है हम लोग आर्टिकल 148 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। आप लोग के मन में जो भी डाउट्स हों वो आप लोग पूछ लीजिए, 1-2 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए बढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ। और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अब, फ्रीडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फ्रीडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या जो है फ्रीडम होती है, तो लिखेंगे बेटा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज टेक एडवाइस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया always takes advice from CJI। हमेशा जो है किससे जो है वो बोलेगा, तो CJI से जो है ये आपका एडवाइस लेता है। इसके अलावा बेटा सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। तो जो है वो रिड्यूस नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा बेटा देयर सैलरी आर गिवन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर सैलरीज आर गिवन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो भारत के कंसोलिडेटेड फंड से जो है आपका ये सैलरी दिया जाता है। संचित निधि इसे कहते हैं बेटा। बाकी ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, इमरजेंसी फंड है, इसको जो है आगे चल के जो है पढ़ाएंगे हम आप लोग को, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप लोग जो है इसको लिख लीजिए ना। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आर्टिकल 132 क्या कहता है। आर्टिकल 132 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर।
एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर सकता है। कौन बेटा? तो सुप्रीम कोर्ट, किसी भी केस को। ठीक है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 136 क्या कहता है? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लिखेंगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू कैंसल एनी डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू कैंसल any decision taken by the high court, taken by the high court, है ना। हाई कोर्ट ने मान लीजिए कोई डिसीजन जो है ले लिया है, तो उसके पास पावर है कि भैया ये इसके डिसीजन को क्या कर सकती है बेटा? चेंज कर सकती है, रद्द कर सकती है। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और आ जाइए आप लोग किस पर? आ जाइए आप लोग आर्टिकल नेक्स्ट पर। पहले इसको हटा देते हैं। हो गया आप लोग का बेटा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखोगे बेटा, आर्टिकल 137। आर्टिकल 137, और आर्टिकल 137 की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू, हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। ठीक है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 138 क्या कहता है? भाई 137 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा लिए गए द्वारा किसी भी फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 136 ये कहता है कि भाई मान लीजिए हाई कोर्ट ने जो है कोई जो है डिसीजन ले लिया है, और जो है इसके डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज करता है और वो सही निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है रद्द कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 138 में लिखोगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो टेक ओवर एनी रनिंग केस, टेक ओवर एनी रनिंग केस फ्रॉम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जो है ये कोई भी जो है रनिंग केस को जो है क्या कर सकता है बेटा? खुद जो है ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मामले को अपने अंतर्गत ले सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल 143 पे आते हैं। आर्टिकल 143 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर भी बेटा ये है। ठीक है ना। लिखोगे बेटा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सीजेआई, टू टेक एडवाइस फ्रॉम सीजेआई। भैया सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कभी भी एडवाइस ले सकता है। ठीक है। और जब भी जो है प्रेसिडेंट जो है एडवाइस लेगा, तो एक बेंच में कम से कम 5 जजेस जो है बैठ सकते हैं। ठीक है। लिखोगे बेटा, कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव देन कोरम ऑफ QUORRUM, कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव मिनिमम 5 जजेस। और याद रखना बेटा, इस केस में जो है आपका सीजेआई का होना मस्ट हो जाता है। इस बेंच में सीजेआई का होना मस्ट है। ठीक है ना। आते हैं बेटा आर्टिकल 148 पे।
जो कि बताता है किसके बारे में, जो कि बताता है सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताता है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, तो इसको भी जो है हम लोग बहुत ही बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलिए हटा रहा हूं इसको भी मैं। देखिए बेटा आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 किसके बारे में बताता है बेटा, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर और एडिटर जनरल जिसे कहते हैं क्या बेटा, कैग भी कहते हैं, सीएजी कैग भी कहते हैं, या इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, लिखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो है लिखते हैं कुछ पॉइंट्स, लिखेंगे बेटा ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर, ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर, highest officer to audit income, to audit income and expenses of government of India, and expenses of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखोगे, मैं बोल रहा हूं, हिंदी में लिखिए, भारत सरकार की आय एवं व्यय का, भारत सरकार की आय एवं व्यय का निरीक्षण करने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। ठीक है ना, कि कितना पैसा आ रहा है, कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जो है खर्च हो रहा है, इसको जो है कौन देखता है, तो उसको यही देखता है। समझ गए। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे बेटा, लिखेंगे ही ऑलवेज सबमिट हिज रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। ये जो है जो भी अपनी रिपोर्ट बनाएगा वो किसको जो है सबमिट करेगा, तो पार्लियामेंट को जो है सबमिट करता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा ही ऑलवेज सबमिट हिज रिपोर्ट, हिज रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। ठीक है ना, ये हमेशा अपनी रिपोर्ट जो है किसको सबमिट करता है बेटा, पार्लियामेंट को, यानी कि संसद को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसके अलावा लिखेंगे बेटा ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको अपॉइंट कौन करता है बेटा, तो भारत का राष्ट्रपति जो है इसे नियुक्त करता है। और ये रेजिग्नेशन जो है किसको देगा, तो ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देगा, रेजिग्नेशन ही किसको देगा बेटा, प्रेसिडेंट को ही देगा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, ठीक है, तो इसी में जो एक लाइन आप लोग बढ़ा लेना, इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसके जो है सजेशन से, तो ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट ऑफ यूनियन या यूनियन कैबिनेट जो भी एडवाइस देगी उसके एडवाइस पे जो है इसको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर यानी कि कितने लंबे समय तक जो है ये काम करता है, तो इसका टेन्योर 6 इयर्स होता है, या फिर 65 साल। मान लीजिए कि जो है ये 61 साल में जो है बना, तो इसका टेन्योर क्या होगा, सिर्फ 4 ही साल का होगा। समझ गए, ये होता है। और रिमूवल कौन जो है इसको रिमूव करता है, तो रिमूवल ऑफ कैग, कैग का जो है रिमूवल कैसा होता है, तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज को जो है जैसे रिमूव किया जाता है,
वैसे ही जो है कैग को जो है रिमूव किया जाता है। ठीक है, कैग को रिमूव किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। हम लोग अब आर्टिकल 148 के बारे आर्टिकल 148 तक ही जो है हम लोग को इसको पढ़ना था, जो कि कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क आप लोग को दे रहे हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है आप लोग को थोड़ा सा जानना है। ठीक है, हालांकि मैं जो है ये भी जो है आप लोग को पढ़ाऊंगा, बता दूंगा कि क्या होता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है। ठीक है, तो बताएंगे आगे चल के, लेकिन पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहीं पर जो है हमारा पार्ट 5 जो है कंप्लीट होता है। भाग 5 जो है हमारा यहीं पर ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार जो है हम लोग जितना भी पढ़े हैं बेटा उसको जो है एक बार हम लोग जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, जानेंगे। ठीक है, तो कान खोल के ध्यान लगा के जो है आप लोग को सुनना है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट लिख लीजिए, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। और मैं जो है आता हूँ वीडियो पर अपनी, और ये सारी जितनी भी चीजें जो है मैंने आप लोग को पढ़ाई है एक बार जो है फटाफट जो है हम लोग इसको जो है रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें जो है हम लोग ने भाग 5 में जो है किया हुआ है, कि भाग 6 से जो है हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास क्या, आप ये समझिए कि अब इसको कुछ समय के लिए जो है विराम देंगे। तो स्टॉप शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है क्लास, तो टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे।